नमस्कार, मैं हूं आलोक मोहन नायक और चूं चूं की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं मीडिया पर, जिस तरह की खबरों से हम लगातार रूबरू हो रहे हैं। पहले वो खबर एक किसी फिल्मी घटनाक्रम की तरह थी, जिससे हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, पूरा देश परेशान था और फिर अचानक से वो खबर का स्वरूप बदल जाता है। ऐसा क्राइम स्टोरीज़ में कई बार देखने को भी मिलता है। हम किसी व्यक्ति विशेष को न कातिल मानते हैं, जब तक उसे कोर्ट अपराधी घोषित नहीं कर देता है, ना यह कार्यक्रम किसी को आरोपी मानता है। हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि किसी एक घटना को प्रतीक के रूप में लेकर उसे आप तमाम लोगों की मदद से उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और समाज में जो चल रहा है, जो गांठें समाज में बंध रही हैं, उन्हें एक्सपर्ट की मदद से हम खोलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव जी से करते हैं। विक्रांत यादव जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, करीब 25-30 साल से उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ थे टीवी 18 के, अब वो द स्वतंत्र के एडिटर इन चीफ हैं। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगातार रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्होंने हर तरह के केसेस देखे हैं। तो इसलिए सबसे पहले विक्रांत जी, जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स हैं, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस तरह के मामले अब रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं या इस तरह के मामलों में आप कुछ नयापन देख रहे हैं? कुछ नई तरह के हत्याएँ, मर्डर्स इस तरह के जो आ रहे हैं, जिनमें महिलाएँ दोषी पाई जा रही हैं, आरोपी बनाई जा रही हैं, या कम से कम खबर प्रथम दृष्टया ऐसी लगती? विक्रांत जी। देखिए आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के मामले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब चूँकि अचानक से कुछ ऐसे मामले देखने में आए, मेरठ में हमें देखने को मिला जिसमें बहुत ही नृशंस तरीके से ड्रम में काट करके फेंक दिया गया था अपने पति को, और अब ये मामला सामने आया है। अभी हालाँकि शिलांग पुलिस को इस मामले में पूरी अपनी जानकारी देनी है कि क्या मोटिव था, किस लिए इसका मर्डर किया गया। आधिकारिक रूप से अभी मोटिव और बाकी चीज़ों की जानकारी नहीं दी गई है। एक बार वो ट्रांजिट रिमांड पर अपने पास ले जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ही मुझे लगता है कि पूरे केस का खुलासा वो करेंगे कि अभी तक की जाँच में क्या पाया। लेकिन आलोक जी, देखिए, समाज में जो बदलाव होते हैं, कहीं न कहीं अपराध का स्वरूप भी उसी तरीके से बदल रहा है, और इसमें 2-3 चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं कि एक तो ये साफ दिखाई दे रहा है, अगर ये लव ट्रायंगल का जो मामला बताया जा रहा है कि इस मामले में भी शायद वो लड़की पहले से किसी के साथ संबंध में थी, तो और अपने घरवालों को नहीं बता पाई, या घरवालों ने उसकी मर्ज़ी से शादी नहीं होने दी। एक तो इसका सामाजिक पहलू है, और दूसरा उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाना, ये निश्चित तौर पर थोड़ा परेशान करने वाला है कि शादी के बाद इस तरीके का, और वो भी केवल हनीमून यानी 7-8-10 दिन के भीतर इस अपराध को अंजाम दे देना। लेकिन फिर भी मैं उससे ज़्यादा चिंतित इस बात से हूँ कि आज सुबह जब से ये फ़ोटो और जब से ये घटना का खुलासा सामने आया है, उसके बाद से आप देखिए कि सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम चल रही है कि महिलाओं से बचकर चलिए, मज़ाक इस तरीके के बन रहे हैं, मीम इस तरीके के आ रहे हैं, नवविवाहिता आप शादी करने जा रहे हैं तो थोड़े सावधान रहिए। आलोक भाई, इस तरह की घटनाएँ अभी भी समाज में 0.00001% ही होंगी। इस इससे इसको समाज का प्रतिबिंब या समाज का चेहरा नहीं माना जा सकता अभी भी। और मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह की घटनाएँ हमेशा से होती रही हैं समाज में। अब चूँकि ये दायरा बढ़ गया है, मीडिया का दायरा बढ़ गया है, खुल गया है, तमाम चीज़ें तुरंत सामने आ जाती हैं, तो उसका फिनोमिना बड़ा हो जाता है और वो बड़ी दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस घटना को एक आपराधिक सामान्य घटना की तरह देखा जाना चाहिए। उस लड़की ने अगर ये अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस घटना के सहारे किसी भी तरह जो महिलाओं को एक तरह से निशाना या मज़ाक या मीम बनाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग मैं देख रहा हूँ कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जब महिलाओं को निकलने की आज़ादी दी गई, बाहर निकलने की आज़ादी दी गई, तो इस तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो ये बहुत गलत ट्रेंड इस घटना के साथ या इस तरह की घटनाओं के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको रोकने का समाज को ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। जी, विक्रांत जी। हमारे साथ नीरज वाजपेयी जी हैं। नीरज वाजपेयी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ बॉम्बे से साथ हैं, मुंबई से साथ हैं। आप सीएनबीसी आवाज़ में संपादक रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण आपने रिपोर्टिंग की है, संपादक वाले कार्य किए हैं। लेकिन आपका जो विशेषता है, वो सामाजिक मुद्दे, मनोविज्ञान, इन तमाम चीज़ों पे आप भले आर्थिक पत्रकारिता में एक आपने एक स्तंभ हासिल किया है, लेकिन आपका इसमें विशेषता।
नीरज जी, हम आपसे आपके जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं वो आप अपनी बात शुरू करिएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल भी है जो आप अपनी बात कहने के बाद उसका जवाब दीजिएगा। जिस तरह से हम कुंडली मिलाते हैं या पारिवारिक स्थिति देखते हैं, सिविल स्कोर आजकल फैशन में वो देखते हैं, या मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, क्या शादी के पहले मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी क्या होनी चाहिए? क्या मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग का भी एक स्थान है? नीरज वाजपेयी जी। जी नमस्कार सभी को। पहले बात तो एक मैं भी ये कहूंगा कि इस घटना से पूरे समाज को भ्रष्ट न किया जाए। ऐसी घटनाएं इससे पहले हमने देखी, फ्रिज में काट के लड़कियों को रख दिया गया था, तो वो उसको जेंडर से न जोड़े, एक बात। और दूसरी बात, घटनाएं बहुत होती रहती हैं, अब रिपोर्टिंग ज्यादा है, सोशल मीडिया ज्यादा है, इसलिए हमको एग्जैगरेटेड लगती है। तीसरी बात, हमें नहीं पता कि कौन दोषी है इसमें, ना मैं किसी को बरी कर रहा हूं, ना मैं किसी को दोषी बता रहा हूं, लेकिन ये घटनाएं हमें बहुत कुछ इस तरफ इशारा करती हैं कि सोसाइटल चेंज किस तरीके से हो रहा है और उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाएं रिपोर्टिंग से 10 गुना ज्यादा हो रही हैं। मैं इस विक्रांत भाई की इस बात से थोड़ा कम सहमत हूं कि बहुत कम घटनाएं, ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं, हमें पता नहीं चलती। हमें पता वो चलती है जो सोशल मीडिया या मीडिया में आ जाती है, लेकिन ऐसी घटनाएं काफी तादाद में होती है, क्योंकि लड़ाई के 3 कारण, उसमें से एक कारण यही भी है। अब सवाल ये कि ये घटना क्यों हो रही, जैसे किसी ने कहा कि जबरदस्ती शादी कराई गई, वो पहले किसी से अफेयर था, मैं इस बात से बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखता हूँ, ये बेवकूफी वाली बात है। अगर वो लड़की अपने माँ बाप के दबाव में थी, वो केवल लड़के से बता देती कि मेरा तो अफेयर चल रहा है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं गारंटी तो लड़का शादी करता ही नहीं। पुरुष इतना इगोइस्टिक होता है कि वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि उसकी जिससे शादी होने वाली हो किसी के साथ अफेयर में। तो ये तर्क मुझे गले नहीं उतर रहा कि वो दबाव में आके उसने शादी की और बाद में फिर हत्या प्लान कर लिया। यानी आप प्रेशर में मैरिज करेंगे, उसके बाद आप भाग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी हत्या कर देंगे, आप दोनों भी जेल में जाएंगे, तो आपका क्या प्यार बचा फिर? इसलिए मैं वो वाले लॉजिक से सेटिस्फाई नहीं हूं। इसके पीछे कुछ और भी रीजन गहरे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या होंगे। तो इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंट नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि पुरुष को बता के भी शादी तोड़ी जा सकती है। अब आपका जो सवाल है ना कि शादी से पहले क्या करना चाहिए, कुंडली लोग मिलाते हैं, आजकल कुछ बहुत जो अफ्लुएंट सोसाइटी, वहां पे मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखी जाती हैं। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी कदम है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप खुल के दोनों लोगों की इच्छाएं जाने और उनको ये आजादी दें कि जो फैसला परिवार तय कर रहे हैं उसमें उनकी सहमति है कि नहीं। किसी भी रीजन से अफेयर नहीं है मान लीजिए उसका, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता या चाहती, या उसको पसंद नहीं है, या वो कोई भी रीजन हो सकता है, तो प्लीज ये मत करिए, क्योंकि दो लोगों को एक साथ रहना है। देखिए, दोस्तों को आप बदल सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, पति या पत्नी से आप दूरी नहीं बना सकते हैं। इसलिए इस रिलेशनशिप में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो खैर बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाएगी, लेकिन बातचीत के जरिए उनकी सहमति हर हाल में बहुत जरूरी है, चाहे वो गरीब परिवार की लड़कियां हो, लड़के हों, या अमीरों के हों, क्योंकि बाद में फिर ये परिणाम आपके सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि इसको इस नजरिए से देखना जरूरी है। हमारे साथ आशीष दुबे जी हैं जो भोपाल से हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं। आप संपादक हैं और तमाम अच्छे अखबारों में आप संपादक रहे हैं, एक सीनियर रिपोर्टर मध्य प्रदेश में, और हर व्यक्ति आशीष दुबे जी का नाम जानता है। आशीष जी, हम एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं, ओपनिंग रिमार्क्स आप अपने हिसाब से दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे है कि ऐसे समय में लोग अलग होना या भागना या अपने रिश्ते खत्म करना, इसकी वजह जो पिछली कुछ घटनाओं पे हमने डिस्कशन किया है उसमें हत्या क्यों शामिल कर रहे हैं? आप चुपचाप वहां से भी आप भाग सकते थे, यानी जिस जगह पे आप हनीमून मनाने गए हैं या जहां पे शादी के बाद भी आप गए हैं उसके बाद भी आप भाग सकते थे। नीरज वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप शादी के पहले कहते थे कि मेरा अफेयर है, तो इन ऑप्शंस की बजाय आप हत्या क्यों चुनते हैं? ये जो समाज में बदलाव आ रहा है, मैं चाहता हूं कि आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स के साथ इस पे भी प्रकाश डालें। आशीष जी। नहीं, देखिए, ये तो एक किस्म की विकृति है मन में। भले ही ये घटनाएं कम होती हैं, लेकिन ये एक विकृति जैसा स्टेज आ जाता है जब जाकर के ये सारी घटनाएं होती है। मैं आप अपना रिमार्क और आपका सवाल दोनों जोड़ लेता हूँ, तो भी यही बात है आएगी कि जब किसी इस तरह के जो संबंध बनते हैं, हम इस केस की बात ना करो, दूसरे केस की समझ लें, या इस तरह की मनोदशा पे समझें, तो ये जब इस तरह के प्रकरण बनते हैं तो उसका मतलब ही ये होता है कि दोनों में से एक पक्ष जो गलती कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से असहमत है अपने दूसरे पार्टनर से, या उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। इस तरह से चीजें बनती हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा किस्म का दिलफेक हो या कोई एक अलग वो हो, वो अलग बात। तो ये जब चीजें होती हैं तो ये इस तरह की विकृतियां और इस तरह की परिणतियां सामने आती है, तब
जबकि अक्सर जो होता है महिलाओं को बहुत ज्यादा आगा पीछा किसी चीज का बहुत ज्यादा आकलन करने में दिक्कत होती है बनिस्बत पुरुष के। तो इस तरह के अगर ये घटना हुई है जो आज वाली घटना को यदि हम इस एंगल पे अभी तक जो तथ्य जो सामने आ रहा है उससे जोड़े या इसकी पहली घटना, तो ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि वो अतिरेक में आकर या अपने पार्टनर के अपने उनके बहकावे में आके इस तरह कदम उठाते। तो ये अभी जो ये जो केस उस पर हम बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर वो वैसा होगा तो इन दोनों की उम्र बहुत कम है। वो जिस लड़के से इन्वॉल्व बताई जा रही कथित तौर पर, वो तो 20-21 साल का ही है, और दूसरा जो है वो खुद जो है 24-25। तो कहीं ना कहीं 25 या 25.5, तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि ये कच्चापन है। तो वहां पर जाकर के ये कि अगर हुआ होगा तो ऐसा किया होगा उन्होंने। तो ये जो बातें हैं, ये समाज को जो है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि घटनाएं पहले नहीं होती थी ऐसा नहीं है, ये पहले भी होती थी, अब रिपोर्ट ज्यादा होती है, या अब उनका रूप स्वरूप और ज्यादा बदल गया है। तो आजकल की जो लड़कियां हैं या जो लड़के हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, वो बहुत ज्यादा खुल के बात करते हैं। तो खुलकर अगर इस तरह की बातें हो जाए परिवार में, घर में, खूब सहमति असहमति के सारे स्तर पर जांच लिया जाए, तो मुझे लगता है कि चीज थोड़ी कम होगी। लेकिन एक बात जो मैं वो शब्द याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो पिछली कभी डिबेट में आया था कि इस तरह की शादियां भी होने लगी हैं। वो टर्म क्या है कि जो दोनों पार्टनर हैं, यदि वो शादी के बाद उनको लगता है कि भाई वो अपने किसी और रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो दोनों उसको बर्दाश्त करेंगे। इस तरह की शादियों का भी अब चलन आ गया है। तो ये समाज में जो खुलेपन के नाम पर कुछ चीजें आ गई हैं, इस वजह से दिक्कत है। लेकिन मैं मानता हूं कि समाज फिर भी आज बंधनों से और सामाजिक मर्यादाओं से अधिकांश तौर पर बना हुआ है। जी आशीष जी, लेकिन हम निर्मला मैडम के पास चलते हैं। निर्मला मैडम सीनियर एडवोकेट हैं जबलपुर हाई कोर्ट में। इसके अलावा आप सरकार द्वारा बनाई गई कई ऐसी समितियों की सदस्य हैं जो अलग अलग ऐसे सोशल के काम करती रहती हैं। बहुत सारे जांच आयोगों में आप मेंबर हैं। भोपाल कांड में भी आप एक सीनियर मेंबर थी जब आपने उसकी जांच की थी। निर्मला मैडम, हम आपसे आपके जो ओपनिंग रिमार्क्स है इस पूरे मसले पर वो आप दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले कुछ दिनों में महिलाओं को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, इस तरह से हम लोग को समझ में आ रहा है, सही गलत हम लोग नहीं कहते, जैसे महिलाएं प्लान कर रही हैं, षड्यंत्र कर रही हैं, साजिश कर रही हैं क्राइम की। दोनों सब चीजें आप बताइएगा निर्मला मैडम। पहले हम आपके उत्तर प्रश्न का उत्तर देंगे कि आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं को प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो घटनाएं कर रही हैं, अपराध कर रही हैं, तो जहां तक मुझे याद है, अभी मैं अपने तीनों पूर्व वक्ता से पूरी तरह सहमत हूं कि समाज में जो बहुत तेजी से बदलाव हुआ है, और पहले भी ऐसे प्रकरण होते रहे हैं, अब रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक ऐसा होने लगा, तरीका बदला है, कुछ संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कुछ बहुत कम प्रतिशत में संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जो मेरा अपना अनुभव है जो समाज के बीच में, महिलाओं के बीच में, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि ऐसी घटनाएं तभी ज्यादा होती हैं जब पहले कच्ची उम्र में लड़कियां किसी के प्रेम में फंस जाती हैं, दोनों ही पक्ष। उसके बाद परिवार के दबाव में विवाह कर लेती हैं, किसी तरीके से परिवार में व्यवस्थित होना भी चाहती हैं, परंतु जहां से वो पहले प्रेम में रही होंगी वो व्यक्ति उनको फॉलो कर रहा है। ये दो तरह की घटनाएं होती है, एक ब्लैकमेलिंग होती है या उनके उकसाने पर पैसे की लूट और हत्या जैसी घटना होती है। आप देखें, कोई भी प्रकरण आप निकाल करके देखें तो बिना पुरुष साथी के सहयोग के कोई घटना नहीं हुई है, अकेली महिला ने कोई भी घटना नहीं की है। तो कहीं ना कहीं से सहयोग है, साधन है, या उनको उकसाया जा रहा है। दूसरा, एक समाज का स्वरूप बदल रहा है, कम मेहनत में बहुत पैसा कमाना। इसमें भी महिलाएं लिप्त हो रही हैं कि ठीक है, हम शादी करके बहुत सारा पैसा लेकर के आ जाएंगे। अभी अपन जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं उस प्रकरण को जैसा दिखाया जा रहा है, मैंने इनकी शादी के फोटोग्राफ्स, इनकी शादी के वीडियो, उसके बाद में जो लड़की का बाद में चेहरा आया जिसमें वो कहीं ढाबे पर बैठी हुई है, मैंने बहुत डीप एनालिसिस किया, और जो फेस रेटिंग मुझे समझ में आई, कहानी वो नहीं है जो दिख रही है, इसके पीछे अभी पिक्चर कुछ और है। मैडम एक छोटा सा सवाल और, मैडम एक छोटा सा सवाल और, क्या लोगों में इंसाफ के प्रति या सजा के प्रति डर कम हो रहा है कि वो चुपचाप भागने या अलग होने की बजाय वो हत्या कर रहे हैं? तो ये ज्यादा इसे गंभीर बात है समाज के लिए, आपको क्या लगता है? नहीं, डर या बेडर की बात नहीं है। आज के समय में लोग अपने आप को बिल्ली समझने लगे हैं कि हम दूध पी रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा।
उनको ऐसा लगता है कि हम इतना फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाएंगे कि किसी को मालूम नहीं चलेगा। मैं आपको एक जबलपुर की घटना याद दिलाती हूँ। एक 14 साल की बच्ची ने अपने छोटे भाई को मार करके फ्रिज में बंद कर दिया, फिर अपने प्रेमी को घर में बुलाया, उसने पिता को मारा और दोनों घर से भाग गए। 1 महीने बाद वो कहीं मिले। फिर 14 साल की बच्ची ने 21 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने भाई और पिता की हत्या की और घर से चले गए। ये जबलपुर की रेलवे कॉलोनी की घटना है 2 साल पहले की। तो चलिए राहुल भाई जी से साइकोलॉजी पे बात करते हैं। राहुल भाई जी, ये जो मनोवैज्ञानिक विकार है समाज में, जो आप थोड़े से लेट आए, जो पैनलिस्ट का कहना है कि समाज में ऐसा होता रहा है, चीजें रिपोर्ट भले नहीं होती थी, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो डिफेक्ट है बिहेवियर का, ये क्या है, उसका इलाज क्या है, ये क्यों होता है ना, जो मर्डर्स इस तरह के जो हो रहे हैं कि लोग प्रेमियों से मिलके अपने पतियों को मार रहे हैं, अपने भाई को मार रहे हैं, जैसा कि मैडम ने कहा। तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम जो है, जो आप लोग भाषा में से क्या शब्द कहते हैं मुझे अब नहीं पता, तो मनोविज्ञान इसे किस तरह से मानता है, इस विकार को किस तरह से देख रहा है राहुल भाई जी? आलोक, हमारे तमाम मेहरबान जो कहे हैं, अभी एक तरह से विवेचना हो रही है एक ऐसे केस की जहां महिला का इन्वॉल्वमेंट है, पुरुष का भी इन्वॉल्वमेंट है, कोई मारा गया है, किसी ने मारा है। मनोविज्ञान मनुष्य समाज के बीच में हर एक मनुष्य के बिहेवियर को विश्लेषित करने का काम तो करता ही, लेकिन इसमें एक मत और साथ में अगर हम जोड़ें कि समाज का जो स्वरूप है, उसका जैसा स्वरूप रहेगा वैसा उसका बिहेवियर भी डिजाइन होगा। हमारे समाज में जिस तरीके का एक डिस्पैरिटी है, बहुत जबरदस्त डिस्पैरिटी है, अब जैसे, और उसका रिफ्लेक्शन आपके सारे लोगों के बिहेवियर्स में नजर आएगी, आपको दिखाई देगी। लोग कहते हैं कि बराबरी के बीच में संबंध करो, असमान लोगों के बीच में संबंध मत करो। ये असमान जो शब्द है, या हमारे लेवल का कोई नहीं है या हमारे लेवल का कोई है, ये जो फर्क पैदा किया गया है समाज में, ये हमारे पूरे बिहेवियर को डिजाइन कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है, मनोविज्ञान संतुष्टों के बीच का ज्यादा जरूरी है। असंतुष्टों के बीच में तो हम सारे लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बैरियर्स हमारे काम कर रहे हैं, और एबनॉर्मेलिटी के कुछ फेसेस को हम पास आउट करते रहते हैं। तो ये जो एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाले लोग हैं, इनका विश्लेषण करने की दिशा में जब हम बढ़ेंगे तो हम डिस्पैरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और जो हर एक के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं, उनको डिजाइन करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो बहुत ही डिफरेंट है। अलग अलग जगहों पर 50-50 किलोमीटर के फासले पर ये बिहेवियर्स या उनकी जो एजुकेशन हो रही है वो बहुत डिफरेंटली हो रही है। फैमिली के अंदर की जो एजुकेशन हो रही है वो बहुत डिफरेंटली हो रही है। तो इन समस्याओं को भी हमें गौर करना पड़ेगा कि आखिरकार जड़ में हमारी पूरी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो काम कर रहा है हमारे सारे बिहेवियर को डिजाइन करने में, और इस तरीके से अपराध की जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं वो डिस्पैरिटी के बीच में पैदा हो रही हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जिस तरीके से बहुत ही विभाजित ढंग से हमारे समाज में काम कर रहे हैं, वो हमारे व्यवहार को भी तय कर रहे हैं। राहुल भाई जी, इस बात को लेकर अपन नीरज वाजपेयी जी के पास चलते हैं। नीरज जी, इसमें हम लोग को दो बातें आप समझाइए। क्या समाज में मनोविज्ञान के स्तर पे एग्रेशन में इजाफा है, और क्या आप किसी तरह का बिहेवियर चेंज सोसाइटी लेवल पे देखते हैं? क्या पूरे सामाजिक स्तर पे, एक व्यक्ति के रूप में तो राहुल भाई जी ने बताया, क्या आप पूरे समाज के सोच में आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं? दूसरा, जो एग्रेशन है, जो एक गुस्सा है, जो अपराध करने की प्रवृत्ति है, क्या इसमें कुछ बदलाव आप देखते हैं? नीरज वाजपेयी जी। जी बिल्कुल, बहुत जो भी राहुल जी कह रहे थे इसमें काफी सच्चाई है। बहुत बड़ा चेंज है, सोसाइटल चेंज बहुत बड़ा है। इस वक्त जो समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो डिवीजन है ना, वो बहुत मैसिव है। तो उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो बहुत ऐसे समाज है, 90% समाज वैसा होगा जिनको ये जानकारी नहीं कि उनके इस काम का क्या फॉल आउट होने वाला है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये मान लीजिए उदाहरण के लिए कि इस लड़की ने मर्डर किया, उसके पास ये ऑप्शन था कि वो उस लड़के को बता के उससे अलग हो जाती, लड़का अपने आप अलग हो जाता, लेकिन ये जानकारी नहीं है उनके पास, क्योंकि जिस माहौल में उनका ब्रिंगिंग अप हुआ है वहां उनको ये ऑप्शंस दिए नहीं गए। अब थोड़ा और पीछे चलिए, आपको इसका रिवेंज बताऊं, जो जेनजी हमारी रिबेलियन क्यों हो रही है मतलब इसको थोड़ा उसी लेटर स्पिरिट में लीजिए। पहले अगर कोई लव मैरिज होती थी
तो माँ बाप उस लड़के का मर्डर करा देते थे। अब लड़कियां रिवेंज ले रही हैं, आप मेरी जबरदस्ती शादी कराओगे तो मैं निपटा दूंगी। अब इसको आप बहुत लाइटर नोट में नहीं ले सकते हैं। ये वैसा ही समाज हम बना रहे हैं जैसा हमने उसकी जड़ रखी है। साइकोलॉजिकली हम लोग बहुत इमेच्योर सोसाइटी में रहते हैं, जहां लोग सोच कर नहीं काम कर पा रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये बात से मैं सहमत हूं कि इस समय की जो हमारा समाज बन रहा है, यानी जो 25 से नीचे के लोग हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, उनको सब कुछ आज के आज चाहिए। उसका कारण ये है कि इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है कि उनको लगता है कि आज नहीं किया तो कल पता नहीं क्या होगा। ये उनके बैक ऑफ माइंड में चल रहा है। और जो एक समय था कि सेंसिटाइजेशन होता था, अब वो खत्म हो गया है ड्यू टू सोशल मीडिया। मुंबई में जो बैठ के मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वही किसी सागर के छोटे से गांव में भी वही हो रहा है। तो लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग या उसका एवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो इसलिए एक्शंस में फर्क दिखता है आपको। और वो एक्शंस हमारे अलग होंगे, उनके अलग होंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बता के अलग हो जाता, उसको ये समझ में नहीं आया, उसने मर्डर कर दिया अगर किया है तो ये बात बिल्कुल समझिए आपकी, समाज बहुत एग्रेसिव हो रहा है, समाज में इम्पेशेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। और समाज के जो नए लोग हैं वो अब सुन नहीं रहे। मैं ये बात अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि आप आजकल के किसी बच्चे को अपनी बात मनवा नहीं सकते। उसने जो मन में तय कर लिया है वो वही करेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपकी बात माने। आशीष इसमें जी, हम एक चीज, आशीष इसमें जी आलोक एक सेकंड, एक आलोक मिनट एक राहुल जी, मैं सेकंड। आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, जो निर्मला मैडम ने एक बात उठाई थी वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उनका कहना है कि महिलाओं को आप दिखा रहे हैं कि वो क्राइम कर रही हैं, लेकिन उसके पीछे की जो घटना है कि वो खुद एक्सप्लॉइट होके क्राइम कर रही हैं, या महिलाओं पहले लग रहा है कि वो आजाद हो रही, स्वतंत्र हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता में एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो उनका एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको गुलाम बना रहा है। तो ये तो और भी खतरनाक बात है आशीष जी। बिल्कुल खतरनाक बात है। और यदि महिला किसी एक फ्रंट में मुखर है तो दूसरे पे भी उसको होना चाहिए। तो ये इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक जगह पर हिचक है, डर है, और एक जगह पर वो बहुत वोकल है और अपने हिसाब से अपने फैसले कर रही है। तो यहाँ पर आकर के जो चीजें आती हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। इसको बहुत बारीक विश्लेषण की जरूरत होती है। तो महिला को अगर लगता है कि प्रताड़ित है तो पहले उन चीजों पर बात करें। वो अपने दूसरे संबंधों को लेकर अगर आगे बढ़ रही है, कोई खतरनाक किस्म का फैसला ले रही है, तो ये फिर कहीं दिखाता है कि मानसिक स्तर पर वो कहीं ना कहीं कमजोर है, या कहीं ना कहीं अपरिपक्व है, या बहुत जुनूनी सी हो गई है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस तरह के जो मसले होते हैं समाज में, अब वर्षों से सदियों से ही हो रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे और भी काम करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा ही, लोलिता करके एक उपन्यास था बहुत बड़ा, और उस पर बहुत बहस हुई है, कई दशक पुराना उपन्यास है। वो इन चीजों की बड़ी बड़ी बारीकी से व्याख्या करता है कि होता क्या है। उसमें 30-35 साल का प्रोफेसर एक कम उम्र की लड़की के प्रति आकर्षित होता है। वो बहुत चीजें उसमें एक्सप्लेन है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये चीज भी होती है। फिर एक जो न्यूफोमेनिया करके एक जो बात होती है, वहां भी कई बार आकर के जो है इस तरह की परिस्थितियों को अंजाम देने की जमीन तैयार हो जाती है। तो ये एक अंधापन सा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है जुनून है। और फिर आजकल ऐसी बहुत सी चीजें दिमाग खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर एक क्लिक पे मौजूद है। तो जी इससे आशीष ये जी, चीजें बहुत उभर जाती हैं। और एक बात ये जो मैं पूछना चाहूंगा मैडम से, कि 5-6 साल पहले मुझे याद आ रहा है कि कोर्ट ने, शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कानून को या एक धारा को रद्द किया था। वो यही थी कि संबंध बनाने की कोई ऐसे एक प्रकरण आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसकी आजादी दी गई थी, या ऐसा कुछ है। आप शायद उसको ठीक से बता पाएंगी। ये भी चीज है उसमें कि यदि दो विवाहित लोग कोई संबंध बनाते हैं तो वो अपराध नहीं होगा, या उसका कुछ और ब्रेकअप दिया था, उस तरह का एक फैसला आया था। तो बहुत सारी बातें समाज के साथ बदल गई, लेकिन समाज समाज और जल्दी बदलना चाहता है। कई बार वो कुछ कहना चाहता है और कहते कहते रह जाता है। तो आदमी आजाद होना तो चाहता है, लेकिन सही मायने में आजादी बहुत बड़ा विषय है। आशीष मानसिक जी, रूप आपकी से, इस बात आर्थिक को मैं रूप यहाँ से, रोक रहा हूँ सामाजिक एक रूप मिनट के लिए। मैं विक्रांत यादव जी के पास जा रहा हूँ। राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये लिंक पूरी कर लूं, फिर मैं राहुल भाई जी नहीं तो नाराज होंगे कि मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे। विक्रांत जी, इस लिंक पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो आशीष जी ने उठाई, नीरज जी ने शुरू की। मेरी कहना यह है कि क्या हमने समाज की महिलाओं को, लड़कियों को स्वतंत्रता दी, एक आजादी का प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन क्या हम उसको गार्ड कर पाने में असमर्थ हैं? हमने एक स्वतंत्रता दी कि जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो कॉलेज जाएं, लेकिन उनके रास्ते में वो स्वतंत्रता जो है वो हम गार्ड नहीं कर पाए क्या?
कि वो उनको हमें स्वतंत्रता दी कि वो किसी भी तरह से लोगों से मेल-जोल बनाएँ, लेकिन वो ब्लैकमेल ना हो पाएँ। इसकी हमने वो गार्ड नहीं कर पाए। वो लोगों से दोस्ती रखें, घूमें-फिरें, स्वतंत्र होकर अच्छे से करें, लेकिन वो ब्लैकमेल ना हो पाएँ। इसकी हमने कहीं सावधानी नहीं बरती क्या? हमने महिलाओं को स्वतंत्रता दी, लेकिन उस स्वतंत्रता की जो आज़ादी को जो गार्ड करना था समाज क्या उसमें असफल रहा है विक्रांत जी? आलोक जी, सबसे पहली आपत्ति तो मेरी इसी बात से है कि हम स्वतंत्रता देने वाले होते कौन है? महिलाएं बराबर की हमारी अधिकार, क्योंकि देखिए बेसिक दिक्कत ही यहीं से शुरू होती है। हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं को अगर स्वतंत्रता लेनी है तो उसे पुरुष से लेनी है, जो पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है, जिसके कारण दिक्कतें घर से ही शुरू होती हैं। और यही कारण है कि अगर उस लड़की का कुछ पहले से प्रेम था या कोई ऐसा संबंध था, जिस तरीके के इशारे किए जा रहे हैं, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, तो वो लड़की क्यों अपने घर में नहीं कह पाई? ये भी सोचने वाली बात है। अगर यही कारण निकलता है तो इसके लिए उसके घरवाले भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार होंगे कि वो लड़की अपने घर पर नहीं बता पाई, और अगर उसने बताया और उसके बावजूद उसके परिवार ने उसका साथ नहीं दिया, तो वो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। तो केवल और केवल इस घटना पे मैं कतई नहीं बोल रहा, क्योंकि इसका अभी पता चलना बाकी है। लेकिन इस तरह के मामलों में सिर्फ और सिर्फ लड़की को दोष दे देना, लड़की ने क्या पहले से बताया था, क्या उसने क्या घटना रही है, अभी कुछ भी साफ नहीं है। पहले एक बार मोटिव और बाकी चीजें पता चलेंगी इस घटना का, तब पता चलेगा। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि अब चूंकि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इस तरह की घटनाएं हमें चौंकाती है, हमें उनकी रील्स, उनके परिवार के बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, वो देखने में बहुत टीवी को अच्छा लगता है कि टीआरपी आएगी, इसलिए इस खबर को इतना बड़ी खबर निश्चित तौर पर है। लेकिन आज ही दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची का रेप और मर्डर और उसे सूटकेस में बंद करने की खबर भी आई थी। टीवी चैनलों पर वो खबर नहीं चली, लेकिन ये खबर चली क्योंकि इसमें उनकी रील्स थे, उनके शादी का, उसमें एक महिला को विक्टिम, वो माफ कीजिएगा, आरोपी साफ दिखाई दे रहा है कि वो है। तो उनकी कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही है मीडिया को, तो उसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया जा रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस मामले में शिलोंग पुलिस का इंतजार करना चाहिए, क्या वो बताते हैं किस तरीके का मोटिव था, क्या आरोपियों के साथ बाकी जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके साथ क्या साठगांठ हुई थी, ये तमाम चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के रूप में हमारी ये गलती जरूर बनती है कि आज भी हमारे घर में हमारे बच्चे, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स, एज ए अभिभावक, वो हमारी भी गलती है कि हमसे बच्चे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। और कम्युनिकेशन का इस लेवल का जड़ है कि एक दूसरे से कटे हुए रहते हैं। तो ये सब चीजें आगे जाकर दिक्कतें पैदा करती हैं। और ये बात जी बिल्कुल विक्रांत जी। सही है कि अलग अगर होना चाहें तो बहुत आसानी से अपने अलग आपकी कंपेटेबिलिटी हो सकती है, शादी के 5 दिन में खत्म ना बने और 5 साल बाद भी हो सके कि आपको लगता है कि आज अब नहीं बन पा रही है, तो आप अलग हो जाइए। वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन इस तरह अपराध करना, ये सच में सोचने वाली बात है। जी, जी। हमारे पास आशीष जी समय कम है, हमें राहुल जी के पास भी जाना है, निर्मला मैडम के पास भी जाना है। लेकिन एक लाइन में आशीष जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राहुल भाई जी के पास जाऊँगा। जो विक्रांत जी ने हाँ। आप पे आरोप लगा दिया सीधा, वो कह रहे हैं कि मीडिया इन चीज़ों को ज़्यादा दिखा रही है, सेंसिटाइज़ कर रही है ज़्यादा। आप छोटा-सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं राहुल जी के पास जाऊँगा, निर्मला मैडम के पास जाऊँगा। संपादक जी, ये जवाब दीजिए विक्रांत जी का। नहीं, मीडिया बिल्कुल सही बात है, इस चीज को ज्यादा दिखाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो धारावाहिक चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की तो अलग-अलग भूमिका हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं, बहुत आप ज्यादा संपादक के चलाता है रूप में बात क्योंकि करिए, दोनों का समय संपादक के होता रूप है। में बात करिए सर। बिल्कुल संपादक के रूप में, हाँ, और नहीं अखबार मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट अलग-अलग मत करिए, आपकी ज़िम्मेवारी है नहीं, दोनों की। नहीं, अब तो दो अलग दुनिया है ये। और प्रिंट का एक अपना स्पेस होता है, उसकी एक थोड़ी सी गरिमा और जिम्मेदारी होती है। ये दोनों अपने अपने तरह से चलती हैं। प्रिंट जो है लिखा हुआ है, आदमी बच नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक नहीं में तो आप आदमी इसको निकल जाए सेंसिटाइज़ तो कर रहे पकड़ हैं कि नहीं नहीं कर सकता। रहे हैं? हाँ, आप इसको हेलो? सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ज़्यादा सेंसेशनल तो बना के छाप सैनिटाइज रहे तो हैं? नहीं कर रहे हमने। नहीं, हमने आज भी उसको ये छापा है कि जो हुआ है वो छापा है, जिसने जो कहा है वो छापा है, कल भी ऐसा ही करेंगे। उसमें सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि निष्कर्ष और चलिए वो ठीक है। पूरी चीज सामने है, राहुल जी आएंगी। माफ़ करिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन एक लिंक बन गई थी, उसमें मज़ा आ रहा था तो इसलिए मैं उस पे चला गया, आप माफ़ करिएगा। हाँ, बताइए राहुल जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बचपन से लेकर के जब हम 15-18 साल के होते हैं तो हमारी फिजिकल मैच्योरिटी और मेंटल मैच्योरिटी किस तरीके से डिजाइन हो रही है, ये हमारी फैमिली और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी पर बहुत डिपेंडेंट है। और उस तरीके से हमारे पूरे बिहेवियर डिजाइन होते हैं।
कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, किस लेवल पर हमें लोगों के साथ संबंध बनाने हैं और किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, और उसके इंटरेस्ट का सवाल जब आता है तो मोरालिटी का जो सवाल है, इस सोसाइटी में जिस तरीके से मोरालिटी के सवालों को डील किया जा रहा है वो बहुत ही अपर्याप्त है। दरअसल बेहतर समाज की मोरालिटी का जो सवाल है वो ये है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण ना करे, और ये इस लाइन पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या हम ये सीख पा रहे हैं, शोषण के मायने हम जान पा रहे हैं। क्योंकि जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ सामने मौजूद है और उसे ये लग रहा है कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट करना है किसको, शोषण करना है, तो मसले हैं ये से डिजाइन हो। फिर इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज हम सब लोग बैठे हैं यहाँ, हम लोग कोई सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, हम सारे लोग इनसिक्योर हैं। इसका मतलब है कि रूट में कहीं कुछ और चीजें भी हैं जो पॉलिटिक्स डिजाइन कर रही है हमारी सोसाइटी की, और उसे हमें राहुल बदलने जी, की समय जरूरत कम है, इसलिए मैं आपकी अच्छी बात को यहाँ रोक रहा हूँ। निर्मला मैडम के पास जा रहे हैं, जो हमारी आखिरी पैनलिस्ट हैं। निर्मला मैडम, पूरी आपने बात सुनी, पूरी घटना सुनी, आपने सारी बातें सुनी, उसके जवाब आप अपनी तरफ से दीजिएगा। लेकिन जो मेरा सवाल है आपसे, जो बार बार ये बात कही जा रही है, क्या महिलाओं का क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है, जो केसेस आप देख रही हैं? पहली बात। दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है कि वकील के साथ साथ आप बहुत सारी एजेंसीज में मेंबर भी होती हैं, बहुत सारे आयोगों में आप सदस्य हैं, जहां जाके आप डीप एनालिसिस करती हैं, चाहे बहुत बड़े स्कैंडल्स में आप जैसे भोपाल है या दूसरे हैं उनमें आप मेंबर रही हैं। तो आप इसमें क्या पाती हैं कि महिलाएं शोषित कहाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और क्या उन्हें निकालने की, उन्हें सुरक्षित बाहर करने की कहीं कोई पहल है समाज की तरफ से? निर्मला मैडम। क्राइम में तो जी मैम, लगता है निर्मला मैडम को कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। तकनीकी प्रॉब्लम हम लोग के साथ हमेशा बनी रहती है। तो चलिए, इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं, और जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो हम नीरज जी के पास जाते हैं और नीरज वाजपेयी जी से कहेंगे कि इस पूरे डिबेट को यहाँ क्लोज करें। और वो सवाल जो मैंने, आप वकील नहीं है, लेकिन वो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या, जो समाज में मीडिया या जो खबरों से जो चीज अनकही कही जा रही है, क्या महिलाएं क्राइम की तरफ ज्यादा आ रही हैं? क्या महिलाएं ज्यादा के क्राइम रिपोर्ट हो रहे हैं? नीरज जी, और क्यों? इसको एंड भी कर जी, दीजिए। दोनों दोनों बात है आलोक। एक तो रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, सबसे प्राइम तो पहले कह रहा हूं कि रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए हमें लग रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ी उनकी तरफ से भी ये एग्रेशन है, महिलाओं की तरफ से वो अपराध ज्यादा हो भी रहे हैं। क्योंकि जिस फैमिली की हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये पूरी डिबेट हो रही है, वो कोई बहुत ही दबा कुचला समाज का व्यक्ति नहीं है, वो ठीक ठाक लोग हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटा का भी असर है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हमने कहा कि ये जेनजी रिबेलियन है, ये बात बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि जेनजी रिबेलियन है। ऐसी घटनाएं और होंगी, दोनों तरफ से होंगी, इसमें जेंडर स्पेसिफिक मत जाइए। जहां पे अपराध बहुत होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत होंगे, प्री मैरिटल रिलेशनशिप बहुत होंगे, ये सब बहुत होंगे, क्योंकि हम एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। और इन घटनाओं को रोक पाना, मुझे लगता है कि परिवार से शायद हो जाए, कानून के द्वारा तो संभव नहीं होगा, क्योंकि कानून का डर होता तो हत्या थोड़ी होती। इसलिए समाज में परिवार छोटी पहली यूनिट है, वहां से जिम्मेदारी शुरू होनी चाहिए। लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड अलग है, इसमें होगा, रिबेलियन है, लोग मानते नहीं है। और चूंकि वो पास्ट एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं ना लड़कियां, तो वो रिवेंज की फीलिंग उनके अंदर है, वो क्यों सुने आपकी। दूसरा, हमारे तरफ से, हमारे यहाँ जो कानून है, जो शायद आशीष जी कोई पूछ रहा था, वो हाल का सुप्रीम कोर्ट का आया था फैसला, जिसमें वो आजादी दी गई है, माई बॉडी माई लाइफ। तो इसलिए भी बहुत सारी चीजें मिल के एक ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें ये घटनाएं, मुझे ऐसा लगता है कि और होंगी। उनको रोकने का एक ही तरीका है कि फैमिलीज अपने घरों में अपब्रिंगिंग में ध्यान दें, बच्चों को दोस्त की तरह समझाएं, सिखाएं और उनको थोड़ा मेच्योर बनाएं। अदरवाइज ये घटनाएं केवल कानून के डंडे से या डर दिखा के तो नहीं रुक सकती। निर्मला मैडम आ गई हैं, कुछ वो हम लोग से डीलिंक हो गई थी। मैडम, आप सवाल सुन लिया था, आप जवाब दीजिए, फिर से खत्म करते हैं जी। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो अभी जो समाज में ढांचा बन रहा है, अभी वर्तमान में आप 12 साल से लेके 24 साल के बच्चे तक
कोई बात नहीं कर सकते उनसे। वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स और अपने परिवार के बड़ों, खासकर लड़कियां अपने भाइयों को सबसे बड़ा दुश्मन मान के चलती है। अगर उन्होंने कोई समझाइश दी तो उनके लिए लगता है कि ये शायद मेरे को रोक टोक की जा रही है। वो एक सबसे बड़ा कारण है बाहर जुड़ जाने का। अगर उनको वो फ्रीडम बाहर मिलता है तो वो वहां चली जाती हैं और वहां से उनके साथ ब्लैकमेलिंग या जो भी उनके साथ गलत घटनाएं हो रही हैं वो होती हैं। जहां तक समाज में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की स्थिति की बात करूं तो आलोक जी, आप सरप्राइज्ड होंगे कि आज की स्थिति में भी पढ़ी लिखी, समझदार और व्यवस्थित महिला एक्सेप्टेंस नहीं है। आज भी उनको लोग दोयम दर्जे पे ही देखना चाहते हैं। अगर कोई महिला थोड़ा सा बढ़कर आगे आना चाहती है तो वहां चारित्रिक दोष जैसी बात आती है, वहां से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। तो हमने कुछ बालिकाओं के बारे में बताया कि कम उम्र होने के कारण उनको लगता है कि परिवार में रोक टोक है और वो सुरक्षा बाहर देखती हैं। वहां से उनके साथ ब्लैकमेलिंग होती है, अब्यूज होता है। और जो पढ़ी लिखी व्यवस्थित महिलाएं हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड फील करती हैं। इवन उनको परिवारों में भी स्वीकार नहीं किया जाता। अगर वो परिवार में भी अपने आप को व्यवस्थित करना चाहें तो उन्हें कई सारी परेशानियां होती हैं। ये दो तरह थैंक की यू। स्थिति है। निर्मला मैडम ने जो कई 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल उठाए, मेरी इच्छा है कि इसके जवाब लेके मैं फिर पैनलिस्ट के पास जाऊं, लेकिन समय की मजबूरी है, वरना मैं नीरज जी से, विक्रांत जी से बात पूछता, राहुल जी से भी पूछता, आशीष जी से पूछता कि महिलाएं घर के बजाय जो निर्मला मैडम कह रही हैं बाहर क्यों सुरक्षा खोज रही हैं, बाहर क्यों एडवाइस खोज रही हैं। लेकिन समय की पाबंदी है, हमारे पास समय की मजबूरी है। लेकिन अगर फिर इस डिस्कशन को हम किसी तरह आगे ले जा पाए भविष्य में, तो निर्मला मैडम ने जो आखिरी में सवाल उठा दिए हैं इनके जवाब हम तलाशेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सब ने इतना अमूल्य महत्वपूर्ण समय दिया इस महत्वपूर्ण विषय के लिए। मैं आप सबका हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। आप सबका आभार।